हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम आप लोगों को क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ की डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने 1.1 प्रश्नावली के सभी एग्जाम्पल और 1.1 प्रश्नावली क्लियर कर ली थी। अब हम समझते हैं 1.2 प्रश्नावली के एग्जाम्पल। इसमें सबसे पहले इस प्रश्नावली को समझने के लिए हमें अपरिमेय संख्याओं का ज्ञात होना ज़रूरी है। तो इसमें हमें सबसे पहले समझते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है उदाहरण तीसरे में, कह रहा है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा हमारी ये है, इसमें सभी निगेटिव वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ज़ीरो भी शामिल होता है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं √2 का स्थान कहाँ पे होगा। तो √2 को निकालने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। एक हम वर्ग ले लेते हैं और वर्ग में इस वर्ग की भुजा एक मान लेते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर एक भुजा है वर्ग की। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, तो ये भी एक होगी, ये भी एक होगी, ये भी एक होगी और ये भी एक होगी। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें वर्ग का कोण 90 डिग्री का होता है। तो समझते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, उसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अच्छे से समझाया था। यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज़ होगा। तो देखते हैं, ये भुजा हो गई हमारी एक और ये भी हो गई एक। तो इसमें से ये एक हो गई आधार, एक हो गई हमारी लंब। अब 90 अंश की सामने की भुजा हो गई हमारी कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग निकल आएगा हमारा कर्ण। तो एक का वर्ग और एक का वर्ग 2 हो जाएगा और 2 का रूट में चेंज हो जाएगा, तो √2 आ गया। तो इसी वर्ग को उठा के हमें संख्या रेखा पर रख देना है। 1 और 0, मतलब 0 से लेके 1 तक ये पूरा वर्ग हमने यहाँ रख दिया। अब देखते हैं, ये भुजा हमारी हो गई एक, ये आधार हो गई एक और ये लंब हो गई एक। अब कर्ण निकाली थी हमने, मतलब कर्ण क्या था हमारा, इस वर्ग का विकर्ण ही तो था। तो ये हो जाएगी हमारी √2। √2 को, अब ये √2 को यहाँ से ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। इसमें √2 की वैल्यू होती है वैसे 1.414। तो √2 हमारा होता है 1.414। अब देखते हैं, कह रहा है कि √2 का स्थान कहाँ पे होगा। तो √2 का स्थान हमारा यहाँ पे होगा। ये 1.5 के समथिंग होगा, तो 1.4 होता है, तो 1.5 के समथिंग मान लो। तो 1 और 2 के बीच में हमारा आ गया √2 का स्थान। इसमें कहा था संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, तो √2 का स्थान निर्धारित कर दिया हमने। अब देखते हैं उदाहरण 4 में कह रहा है वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो संख्या रेखा का है या फिर वास्तविक संख्या रेखा का है, तो वास्तविक संख्या रेखा भी हमारी वही होगी। तो देखते हैं, वास्तविक संख्या रेखा हमने बना ली, कौन सी हो गई, ये होगी। इसमें निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और 0 भी। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि √3 का मान, √3 का स्थान निर्धारित करना है। तो अभी हमने √2 का स्थान निर्धारित किया था। अब यहाँ से एक सेंटीमीटर की लंबाई, मतलब एक भुजा और ड्रा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी √2 और ये हो जाएगी हमारी एक। फिर हम निकाल लेंगे पाइथागोरस में से कर्ण। तो कर्ण हमारे कितनी निकाल आई, 2 का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग, तो 1 और 2 आ जाएगी हमारी 3। तो √3 आ गया। क्या आया है, ये विकर्ण। तो √3 आ गया। √3 को जब यहाँ से ड्रा करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। √3 का वैसे मान होता है 1.732। तो √3 का मान कहीं यहाँ पे आएगा, 7 है तो 1.5 से थोड़ा ज़्यादा 1.7। तो 1 और 2 के बीच से आ गया हमारा √3 का स्थान। अब √3 का स्थान हमारा यहाँ पे है। तो पहले में कहा था √2 का, फिर दूसरे में कहा √3 का स्थान, दोनों हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब इस प्रश्नावली को समझते हैं। इसमें कह रहा है 1.2 प्रश्नावली है हमारी। 1.2 प्रश्नावली हमारी क्या कह रही है, कह रही है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ उत्तर की जांच कीजिए या उत्तर दीजिए। तो इसमें 1.2
2 प्रश्नावली में सबसे पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अभी हमने बताया था अपरिमेय संख्याएं √2 हो गई, √3 हो गई, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो होती है हमारी अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या कह रहे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या रेखा भी हमने बनाई थी, उस पर हमने √2 √3 के दोनों के मान बताए थे। तो वास्तविक संख्या रेखा पे जब √2 √3 का मान आ गया था, तो इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये हमारा हो गया है सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हो गया हमारा सत्य। अब दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु किसका? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है या नहीं, ये बताना है। तो इसमें इनका कहना असत्य है, क्योंकि √ के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू के लिए कहता तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू सारी ली जा सकती थी, पर इसमें निगेटिव वैल्यू, 0 की इधर सब निगेटिव वैल्यू होती है, जैसे होता है -1 -2 -3, इधर होती है हमारी पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू के लिए कहता तो सत्य था, लेकिन इसमें पूरी संख्या रेखा की बात कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। अब देखते हैं, कह रहा है तीसरे में क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हमारी संख्या रेखा है, ये इन पे जो संख्या रेखा पे जो वैल्यू दी होती हैं, ये होती है हमारी सभी वास्तविक संख्याएं। तो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं इस रेखा पे, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी अपरिमेय हैं। तो ये भी असत्य हुआ, क्योंकि इस पे जो वैल्यू दे रखी है, जैसे 2 दे रखी है, 1 दे रखी है, 3 दे रखी है, 5 दे रखी है, ये तो अपरिमेय नहीं है, इन्हें तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। √2 कुछ तो हैं, मतलब कुछ संख्याएं ऐसी हैं, √2 है, √3 है, √5, अगर √ के अंदर 1-2 संख्याएं ले लें तो ये है अपरिमेय संख्या, लेकिन सभी, इन्होंने कहा प्रत्येक मतलब सभी नहीं हैं, तो इनका भी कहना हो गया असत्य। अब देखते हैं, अगला समझते हैं। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अभी हमने बताए थे, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 0 के बाद जितने भी स्टार्ट होते हैं 1 2 3, ये सब हमारे क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, अब इनके प्रत्येक के वर्गमूल, जैसे √1 का वर्गमूल, √2 का वर्गमूल, √3 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल, √5 का वर्गमूल, √6 का वर्गमूल, ऐसे √7 का, √8 का, √9 का। कह रहा है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, इनके सबके वर्गमूल, रूट लगाने का मतलब हो गया इनका वर्गमूल, अपरिमेय होते हैं। क्या सभी अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, अगर नहीं होते हैं तो कोई एक एग्जाम्पल लेके बताना है कि जो परिमेय हो। तो देखते हैं √1 क्या, ये √1 है, ये क्या अपरिमेय संख्या है? ये नहीं है। √1 का मान होता है 1 और इसे 1/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इनका कहना नहीं, मतलब असत्य है। तो इन्होंने कहा है प्रत्येक की बात की है, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब नहीं, क्योंकि इसमें कुछ संख्याएं हैं, जैसे √4 है, √1 है, √9 है, इनका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमारी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, √9 का वर्गमूल करेंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 को 3/1 लिख लेंगे, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √4 हो गई, √9 हो गई, √16 हो गई, इन्हें अगर √ के अंदर लिखेंगे तो ये 2 3 4 या √25 हो गई, 36 हो गई, तो ये सभी आ जाएंगी हमारी परिमेय संख्याएं। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो प्रत्येक धन पूर्णांक कभी भी इन अपरिमेय नहीं हो सकते और ना इनका वर्गमूल अपरिमेय हो सकता है। अब देखते हैं, समझते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर निर्धारित करना है। जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने
√2 को बताया था, √3 को बताया था, अब आ गया हमारा √5। तो इससे पहले जब हमने समझा था √2 को बताया था तो एक हमने वर्गमूल मतलब एक वर्ग ले लिया था 1 और 1 का। अब इसमें देखते हैं 0 से 2 के बीच में एक ले लिया है, दो संख्या मतलब 2 सेंटीमीटर की संख्या ले ली, और इसका ये मतलब मान लिया ये आधार है हमारा √2 मतलब सिर्फ 2, आधार हमारा क्या है 2। अब इस पर एक लंब ड्रा करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब ले लिया, तो ये हो गई 2, ये हो गई 1। अब इसमें फिर से सिंपल पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब ये कर्ण है, इसका वर्ग, लंब का वर्ग 1, आधार का वर्ग 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग आया 4, ये हो जाएगा हमारा 5। अब कर्ण निकालेंगे तो हो जाएगी √5। अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया है, √5 2 थी, 3 थी, √4 ऐसे √5 मतलब कंटिन्यू ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें सारी वैल्यू पता चलती चली जाएंगी। तो इसमें हमने संख्या रेखा पर निर्धारित करना है या निरूपित करना है, तो इसमें देखें ये आ जाएगा हमारा √5। तो √5 को यहाँ से ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ 2 और 3 के कहीं बीच में आएगा आसपास। तो 2 और 3 क्योंकि √2 अगर 4 पूछा जाता तो √4 का मान कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो 2 √4 तो हो गया 2, और √9 का तो हो जाता 3। तो √5 का मान कहीं यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं निरूपित होगा, कहीं निर्धारित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √5। अच्छे से समझ लीजिए, √2 को भी, √3 और √5 ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें निर्धारित करने के लिए एक ना एक क्वेश्चन हमारा ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। अब देखते हैं इसी का जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उसमें कुछ डिस्कस करना है वास्तविक संख्या या उनके दशमलव प्रसार के बारे में। उसे इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें वास्तविक संख्या का ज्ञान और दशमलव प्रसार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रश्नावली को समझने के लिए हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या अभी हमने बताया था, वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या रेखा से समझ लीजिए। वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या रेखा बना के समझ लेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स इधर निगेटिव में, ये हो जाएंगे हमारी सभी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या रेखा को समझ लेंगे तो ये हमारी समझ हो जाएगी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हमारी। अब देखते हैं इसमें कह रहा है उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को समझते हैं। दशमलव प्रसार हमारे 2 तरीके के होते हैं, 2 बताए गए हैं। 2 तरीके के दशमलव प्रसार होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है समझते हैं। देखिए अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। अशांत का मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लेंगे 10/3 है, 10/3 को अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कंटिन्यू कोई न कोई शेषफल बचता रहेगा। हर जगह देखो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 9। तो 9 में फिर 1 बच जाएगा, फिर दशमलव लगाएगा, 0 बढ़ाए, फिर 3 3 फिर 9, फिर 1 बच जाएगा। ऐसे लगातार बढ़ता रहेगा। कितना भी बढ़ाओ पर ये कभी भी रुकने वाला नहीं है, मतलब कभी भी शांत नहीं होने वाला। जो शांत नहीं होने वाला वो हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार में हम ऐसे 6 अगर मतलब 6 आया है, दशमलव के बाद 6 6 6 6 लगातार आ रहा है तो इसे 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। ऐसे अगर यहाँ पे है 10 की घात 10 को डिवाइड किया 3 से, 10/3 है तो इसे लिख लेंगे 3.3 के ऊपर बार। अशांत को हम बार लगा के भी दिखा सकते हैं। अगर कोई संख्या लगातार आ रही है तो उसे हम ऊपर एक बार संख्या लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। फिर देखते हैं अशांत के बाद में शांत। शांत में हमारा क्या कह रहा है, शांत दशमलव प्रसार वह होता है जो 1 2 3 के बाद मतलब विभाजित होने के बाद शेषफल उसका 0 आ जाए। तो देखते हैं जैसे अगर दे रखा हो 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 5 से 1 गया तो 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। ये हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो ये अब शांत हो गया। अब इसके बाद इसका कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये एक संख्या दशमलव के बाद एक संख्या आने पर ही ये शांत हो गया।
तो ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार की कुछ कंडीशन हैं, कुछ शर्तें हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। अगर संख्या मतलब परिमेय संख्या है p/q के रूप में है तो उसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो परिमेय संख्या का रूल ही है, q हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें ये होता है अंश और ये होता है हर अगर हमारा 2 से डिवाइड है या 2 का मल्टीपल है या फिर 5 से डिवाइड है 5 का मल्टीपल है या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है तो वो हमेशा शांत दशमलव प्रसार ही देगा। कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 को डिवाइड करते हैं 9 से, मतलब 9/2 अगर लिखा है, ये 2 का मल्टीपल मतलब 2 है, इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 2 चक्कू 8, फिर 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 2 पंचे 10। तो हमारा अगर हर में 2 है या 2 का मल्टीपल है या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, मतलब 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, तो वो हमारे कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो शांत और अशांत को इसमें अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसके जो अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें जो नेक्स्ट प्रश्नावली है वो पूरी शांत और अशांत प्रसार पे ही निर्धारित है, पूरा उसी में शांत और अशांत के बारे में ही बताया। अगर हम अभी अच्छे से समझ लेंगे तो वो प्रश्नावली में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसे हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ये हो जाएगा अशांत और ये हो जाएगा शांत। अशांत की कोई शर्त नहीं है इसमें, जो अगर कंटिन्यू शेषफल आता जाता है 0 नहीं आता है तो वो हो जाएगा हमारा अशांत। और शांत में बार लगा के भी दिखा सकते हैं। और शांत में हमारे 2 अगर है या फिर 5 है या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है तो वो हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। थैंक यू स्टूडेंट्स।